नमस्कार, जोहार। आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग जेपीएससी सीएससी मेंस के लिए खोटा की क्लासेस स्टार्ट किए थे। बहुत लोगों का ये डाउट था कि ये क्लासेस जो है कहाँ पर मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, खोटा की सभी क्लासेस जो है, खोटा क्यों, सिविलियंस में चलने वाली जेपीएससी की सभी क्लासेस, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, पबेड हो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हो, चाहे खोटा हो, ये सभी क्लासेस आपको सिविलियंस के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। हम लोग एक वीडियो लाए थे खोटा के लिए जिसमें सिलेबस को डिस्कस किए थे। दूसरा वीडियो में हम लोग व्याकरण का आधा हिस्सा हम लोग पढ़ लिए थे, और आज हम लोग व्याकरण का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इस टॉपिक से आपका टोटल, आप मान के चलिए कि मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन हर हाल में आना ही है। मतलब 7 दूनी 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी किस्मत अच्छा रहा तो आपका 21 मार्क्स भी मिल सकता है, या फिर 28 नंबर का भी आ सकता है। मतलब 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हम लोग क्या क्या पढ़े थे पहला क्लास में? तो संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा के बाद हम लोग वचन, वचन के बाद हम लोग सर्वनाम, और फिर लिंग निर्णय। ये 4 टॉपिक हम लोग कवर किए थे। आज के क्लास में क्या होने वाला है? तो आज के क्लास में हम लोग काल को पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, और उपसर्ग और प्रत्यय। और ये हम लोग का व्याकरण वाला जो पोर्शन है खोटा के लिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया उसको देख लीजिए। तो वहां से आप देखेंगे, सीरियल वाइज आप चलेंगे तो आपको ही सुविधा होगा, आपको ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, आपको पहला क्लास से ये वीडियो देखना चाहिए। पहला देखिए, फिर दूसरा देखिए, और जेपीएससी की कंप्लीट क्लासेस जो है सिविलियंस में आपको मिलेगा। आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में हम लोग के पास, मतलब 11 to 13 जेपीएससी में टोटल सिलेक्शन जो है हमारे चैनल से 15 सिलेक्शन रहा है। ये चीज आप सिलेबस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का हम लोग कल देखे थे। अब आज जो है हम लोग काल से स्टार्ट करेंगे। मतलब इंग्लिश का टेंस, हिंदी का काल, और वो खोटा में भी इसको हम लोग काल ही कहते हैं। अगर आपको हिंदी आता है तो खोटा सीखना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का अलग लिपि नहीं है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा खोटा में मानकीकरण हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला है कि काल केकरा कहल जाए, मतलब काल किसे कहा जाता है। जैसे काल, तो ये तो शब्द हो गया। केकरा मतलब किसको। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है किसको। कहल का मतलब होता है कहना, और जा है मतलब कहा जाता है। तो काल किसको कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओकर भेद के पटतेर दे के लिखा, मतलब काल के भेद को पटतेर, पटतेर मतलब कल भी बताए थे, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, उदाहरण दे करके, दे के मतलब देकर, उदाहरण देकर लिखा, लिखा का मतलब क्या होता है, लिखिए। इस तरह से हम लोग पहला वाला क्लास भी किए थे। तो आप वहां से अगर देखेंगे तो आपको ये सब चीज धीरे धीरे आदत हो जाएगा। आपको ये सब अलग से सीखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, न ही कोई अलग बुक पढ़ने की जरूरत है। खोटा में जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपका एग्जाम के लिए सफिशियंट है। बाकी आपको सीखना है, रिसर्च करना है, उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा खोटा में भी। लेकिन मेरा क्लास जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप जेपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन में खोटा में ठीक ठाक मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बने रहें। लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अभी से यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अभी देखते हैं कि काल। तो काल आप लोग हिंदी में जो पढ़े थे, तो हिंदी में क्या था पहले उसको आप रिकॉल करें। तो जिस शब्द से समय का बोध होता है उसी को काल कहते हैं। तो उसी चीज को हम लोग खोटा में लिखेंगे। क्रिया मध्य में, मतलब क्रिया के माध्यम से, क्रिया क्रिया के माध्यम से, क्रिया, तो क्रिया होता है मतलब क्रिया के माध्यम है, माध्यम का मतलब होता है माध्यम से, या फिर आप समझिए क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा। जोन समय मतलब हुआ जिस समय, जिस समय
कर मतलब होता है का, जिस समय का बोध हवे है, बोध हवे है मतलब ज्ञात होता है, वो काल कहा है, उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। कहा है इसका मतलब हुआ कहते हैं। खोठा में ये वाला है नहीं लिखते हैं हम लोग, ये कोशिश करना है नहीं लिखने का। क्या होगा आपका, एक सिंगल एकार वाला होगा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे भी है होगा, यहाँ पे भी है होगा, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो गया है। और दूसरा चीज ये भी दिक्कत है कि फॉन्ट साइज जो है वो काफी छोटा रख दिया गया है, इसको भी हम लोग सुधार कर लेंगे। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे और जो जेन्युइन फीडबैक होगा उसको हम लोग लेंगे। तो चलिए, ये वाला है जहाँ पे भी ये आप ये ध्यान रखिएगा कि ये है नहीं चलेगा, हमको क्या लिखना है, ये है। तो पूरे पीडीएफ में मतलब पूरे पीपीटी में जहाँ पे भी ये रहेगा अंडरस्टूड है कि ये गलत है, ये वाला सही है। गलती से ये लिखा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन कोशिश करना है ये है का लिखने का। यहां तक कंप्लीट है। अब है कि क्रिया जोन समय, अब यहां पे देखिए काल का 3 भेद होता है, एक तो वर्तमान काल होता है, एक आपका भूतकाल होता है और एक भविष्यत काल होता है, जो कि हम लोग हिंदी में भी पढ़े हुए हैं। तो उसी को यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया गया है, आप नीचे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि काल के 3 भेद हवे है, मतलब काल का 3 भेद होता है। एक नंबर में आप लिखेंगे वर्तमान काल, फिर दूसरा नंबर में आप क्या लिखेंगे, भूतकाल, और तीसरा में होगा भविष्यत काल। ये हिंदी वाला है, लेकिन इसको खोठा में अगर लिखेंगे तब क्या होगा, तो वर्तमान काल को हम लोग हिंदी में कहते हैं टटका पहर। काल का मतलब होता है पहर, ये जो काल आप देख रहे हैं हिंदी में, इसको खोठा में कहते हैं पहर। जैसे दोपहर होता है ना, दोपहर मतलब दोपहर, अभी जो आफ्टरनून है ये, तो पहर शब्द को ही ले लिया गया है खोठा में। वर्तमान, वर्तमान के लिए खोठा में क्या होगा, टटका मतलब अभी का। बीतल समय मतलब, और भूतकाल का के लिए क्या होगा, भूतकाल के लिए है बीतल पहर, जो बीत गया है वही भूतकाल है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बीतल पहर। भविष्य काल जो है वो क्या है, आने वाला समय का बोध होता है, तो भविष्य के लिए क्या शब्द है, आवेग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आवेग पहर। तो ये 3 शब्द आपको पकड़ना है। वर्तमान के लिए क्या लिखेंगे, टटका पहर, टटका मतलब अभी जस्ट का बात कर रहे हैं। तो उसका भूत के लिए क्या लिखेंगे, वो बीत चुका है, तो उसके लिए क्या होगा, बीतल पहर। और भविष्य जो कि आने वाला है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आवेग पहर। बस यही सिंपल सा है। हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे काल का, कि काल का डेफिनेशन क्या है। तो क्रिया माध्यम है, मतलब क्रिया के माध्यम से जिस समय का बोध होता है, जोन समय कर बोध हवे है, वो काल कहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं। यहां तक हो गया। फिर क्या लिखना है आपको, कि काल के 3 भेद हवे है, मतलब काल का 3 भेद होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, काल के, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कालेक मतलब काल का, ये भी चलेगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं काल कर, मतलब काल का, सब चलेगा। काल कर, काल के 3 गो भेद है, ये लिख सकते हैं। या फिर काल 3 प्रकार के हवे है, 3 प्रकार के हेव है, ये भी चलेगा। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेवे है, ये भी चलेगा। तो बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और ये सभी चलता है, कोई वाला बोली आपका धनबाद में बोला जाता है, कोई बोकारो में बोला जाता है, कोई चतरा में बोला जाता है, और सभी एक्सेप्टेड है, तो गलत आपका नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके लिख देना है। 1 नंबर में क्या लिखिएगा, टटका पहर, टटका पहर लिखिएगा, जो कि वर्तमान काल है। दूसरा में क्या लिखिएगा, बीतल पहर, जो कि भूतकाल होगा। और तीसरा में क्या होगा, आवेग पहर, मतलब भविष्यत काल। ये चीज करना है। और फिर तीनों का डेफिनेशन लिखना है। तो टटका पहर का डेफिनेशन क्या होगा, क्रिया जोन समय घटित हुए है, मतलब क्रिया जो है, मतलब काम जो है, जिस समय घटित हो रहा है, जिस समय हो रहा है, वो वर्तमान काल कहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। फिर भूतकाल का क्या लिखेंगे,
बीतल समय के क्रिया क्रिया बीतल समय के बोध करवह है। यदि क्रिया बीतल समय के बोध करवह है तो वो भूतकाल कहा है। ऐसे करके आप सेंटेंस लिख लीजिएगा। यहाँ पीपीटी में एक लाइन में लिख दिया गया है, जो कि ऐसा ठीक बात नहीं है। ये चीज आप लिख लेंगे। उसके बाद भविष्य काल के लिए क्या लिखेगा कि जोन क्रिया से आगू घटित हवे बोध हवे है वो भविष्य काल कहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, भविष्य काल कहते हैं। और तीनों ही काल का आपको एग्जाम्पल भी पता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ा है, तो ये हो गया वर्तमान काल। राम पढ़े या फिर पढ़े है, ये हो गया वर्तमान काल का एग्जाम्पल। राम पढ़ा था तो राम पढ़ल रहे, तो राम जो है पढ़ा था। और राम पढ़ेगा, राम पढ़ते पढ़ते, ये आपका भविष्य काल। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गया। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए भी नहीं लिखा गया क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले काल लिखना है, काल के बाद उसका 3 भेद होता है उसको बताना है, 3 भेद के बाद 3 भेद का डेफिनेशन बताना है। स्मार्ट बोर्ड में हम ये दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग इसको एडजस्ट करिएगा। उसका धीरे धीरे मेरा भी आदत हो जाएगा तो हम भी ठीक ठाक पढ़ा लेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो हम ये तो हो गया, काल का डेफिनेशन हो गया, काल का टाइप हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा चीज का बात करते हैं कि खोटा में सबसे बड़ी बात होता है कि 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 क्वेश्चन में आपको अगर आप बनाने जाइएगा तो आप कैसा भी प्रकार का बच्चा हो, आप अगर बहुत अच्छा तैयारी होगा तब तो आपको लगभग क्वेश्चन का जानकारी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप मीडियम टाइप के होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता होगा, कुछ क्वेश्चन बहुत खराब भी आता होगा। तो कैसा भी हो, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगा। तो आप वहां पे क्या करेंगे, जोश जोश में आके बहुत चीज लिखना चालू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अगला क्वेश्चन का टाइम जो है कम हो जाएगा और फिर आपका मार्क्स जो है उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। ये हम अपने खुद में एक्सपीरियंस किए थे, इसलिए आपको ये चीज बता रहे हैं। आपको कितना लिखना चाहिए आप ये देखिए, ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा। मतलब ये क्या, व्याकरण वाला जो पोर्शन है 7 मार्क्स में आता है। मतलब वचन आए तो भी 7 नंबर में आएगा, क्रिया पूछेगा तो भी 7 नंबर में पूछेगा। और इसके लिए आपको कितने शब्द तक लिखना है इसको आप देखिएगा थोड़ा। तो जैसे अगर मान के चलिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाले में जैसे 600 शब्द अगर लिखते हैं, कितना हम लोग को मार्क्स मिलता है, 40 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स के लिए हम लोग 600 शब्द लिखते हैं, यही है। तो 1 मार्क्स के लिए हम लोग को कितना शब्द लिखना चाहिए, तो अगर आप करेंगे तो 15 वर्ड्स। यहां पे क्वेश्चन कितना आ रहा है, 7 मार्क्स का आ रहा है, तो 7 मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए, 105 वर्ड्स। आपको बहुत आता है तब आपको कितना लिखना है, आपको खुद को समझाना है और 150 वर्ड से ज्यादा नहीं जाना है किसी भी हाल पे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको कितना वर्ड्स में लिखना है। खोटा के लिए आप टेस्ट लगाइएगा तो आपके लिए बेहतर तैयारी हो जाएगा। अब वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं उसको समझते हैं। तो वर्तमान काल जैसे है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं खोटा में टटका पहर कहते हैं, और इसका 3 भेद है, टटका पहर का भी 3 भेद है। तो वर्तमान कालक, वर्तमान काल का 3 गो भेद है, मतलब 3 भेद है कि या फिर भेद 3 गो है, जैसा आपको लिखने का मन करे लिख दीजिए। एक है समायन वर्तमान, मतलब सामान्य वर्तमान, फिर है आपका चलचलित वर्तमान, और एक आपका है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध शब्द से क्लियर है कि ये स्पष्ट नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। चलचलित का मतलब क्या, देखिए चलचलित मतलब चल रहा है, रनिंग फेज में है अभी, और सामान्य मतलब ये क्लियर कट है। अभी देखिएगा सामान्य वर्तमान,
जोन क्रिया के रूप से, मतलब जिस क्रिया के रूप से ई पता चले है, मतलब ये पता चलता है कि क्रिया, क्रिया को ऐसे लिखना है खोटा में, क्रिया, क्रिया, क्रिया मतलब काम हुआ, ठीक है, वर्क, काम टटका पहरे हवेक या करेक भाव फुरछा है। टटका पहर मतलब अभी वर्तमान में, होने का या करने का भाव क्लियर हो रहा है, फुरछा है मतलब स्पष्ट हो रहा है, फुरछाना का मतलब होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्लियर, क्लियर होना। उस सामान्य वर्तमान काल कहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर है तो एक बार थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिएगा इसको आराम से। फिर आता है चल चलित वर्तमान। चल चलित वर्तमान देखिए, जैसे सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल और फिर चल चलित का एग्जाम्पल, इसमें क्या हो, राम पढ़ा है, मतलब राम पढ़ रहा है, बस ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब चल चलित वर्तमान देखिए, मतलब ये कंटिन्यूअस है, जोन क्रिया के रूप से, मतलब क्रिया के जिस रूप से या फिर जिस क्रिया के रूप से ई पता चला है, मतलब ये पता चलता है कि काम शुरू है, काम जो है वो शुरू हुआ है, आर चल रहा है, काम जो है शुरू हुआ है और काम जो है चल रहा है। जैसे हम पढ़ा ही, हम पढ़ा रहे हैं, तो काम शुरू किए हैं और अभी पढ़ा रहे हैं, अभी खत्म हुआ नहीं है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये इसी का एग्जाम्पल है, चल चलित वर्तमान का ही एग्जाम्पल है। तो यही चीज लिखा है कि काम जो है शुरू है, मतलब काम जो है शुरू हुआ है, आज चल रहा है, चल रहा है, एखन पूरल ना है, एखन मतलब अभी, देखिए एखन जो शब्द है उसका मतलब होता है अभी, अभी, पूरल, पूरल का मतलब हुआ है कंप्लीट, अभी कंप्लीट, नखे, नखे मतलब नहीं हुआ है, ये हजारीबाग के लोग जानते होंगे, नखे बोलते होंगे, तो ये पूरा नहीं हुआ है। ऊ चल चलित मतलब अपूर्ण वर्तमान काल कहा है, अपूर्ण मतलब चल चलित वर्तमान काल कहलाता है। जैसे हम पढ़ रहल ही, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो वही वाला है, हम पढ़ रहल ही मतलब मैं पढ़ रहा हूं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा कि चल चलित वर्तमान काल किसको कहते हैं। देखिए काल में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा हमको वैसे लिखना है। अगर मान के चलिए कि 150 शब्द में जवाब देना है, 7 मार्क्स में आया है और पूछा है कि काल किसे कहते हैं, इसके भेद को बताना है, तो सिंपल क्या करना है, काल का डेफिनेशन बताइएगा, फिर काल का तीनों भेद का डेफिनेशन बताइएगा, उसके बाद ये तीनों के लिए एग्जाम्पल, मतलब वर्तमान काल का ये 3 भाग होता है, तो ये तीनों का नाम लिखना है, ये डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको, आप सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दे करके उसको खत्म कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ जाएगा। चलिए अब आता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान मतलब इसमें डाउट है कि काम जो है वो खत्म हो, स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए जोन क्रिया रूप से, क्रिया के जिस क्रिया के रूप से या फिर क्रिया के जिस रूप से टटका पहरे मतलब वर्तमान में, चल चलित पहरे, काम हवेक, शंका है, शंक, शंक भी चलता है, ये शब्द भी लिख सकते हैं, शंक या फिर शंका, दोनों ही चलेगा, शंका, उस संदिग्ध वर्तमान कहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है, राम आवैत हेवत, तो राम आता होगा, इसमें क्लियर हो रहा नहीं ये चीज कि राम आता होगा, डाउट है, क्लियर बोल रहे हैं, डाउट है कि राम हो सकता है आ रहा है, तो इसमें संभावना है कि वो आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए इसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो वही चीज लिखा है, देखिए कि टटका पहरे मतलब वर्तमान में, या फिर चल चलित पहरे मतलब जो रनिंग पीरियड है, इसमें शंका है, काम के होने का क्या है, शंका है, डाउट है अभी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम आवैत हवैत मतलब राम जो है आता होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग का है भूतकाल, जिसको खोटा में क्या कहते हैं, बीतल पहर, बीता हुआ पल को भूतकाल कहते हैं, तो इसको यहाँ पे बीतल पहर लिख दीजिए, काल मतलब पहर। तो भूतकाल का डेफिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे कि क्रिया जोन रूप से समय, जोन समय घटित एक समय, ये यहाँ पे है देखिए भूतकाल,
बीतल समय के बोध, क्रिया के जोन रूप से बीतल समय कर बोध होवे, मतलब क्रिया के जिस रूप से समय के बीत जाने का बोध होता है, मतलब कार्य जो है वो बीता हुआ पहर में हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल के श्रेणी में रखते हैं। इसमें कितना भेद है, तो इसमें 6 गो भेद। अब आप 6 गो भेद को लिखिएगा, फिर उसका डेफिनेशन लिखिएगा, तो बहुत समय लगेगा। इसलिए एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है आपको, एग्जाम्पल लिखना है और खत्म करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में, अगर देखिए अगर एग्जाम में आना होगा तो क्या पूछेगा, वो काल का डेफिनेशन पूछेगा और काल का भेद पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए क्वेश्चन देगा स्पेशली कि भूतकाल के 6 गो भेद बताओ, या फिर भूतकाल ककरा कहिए और 6 गो भेद जो है उसको बताने बोलेगा, ऐसा नहीं आएगा। जब भी आएगा तो सिंपल जाओ, जो टॉपिक देखिए, जेपीएससी का पैटर्न ही है ऐसा कि जो सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है वही टॉपिक क्वेश्चन बन के आएगा, उसके अंदर जेपीएससी नहीं घुसता है। भले जेपीएससी का सिलेबस दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इजी है। तो इसलिए आप मेरा कहना मानिए, मेरा एक्सपीरियंस भी है, एग्जाम भी निकाले हैं और एक जेपीएससी को बैकलॉग को ऑब्जर्व भी किए हैं कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा कम डाउट रखिए आप और बात समझिए और फिर वैसे ही तैयारी करिए। बाकी पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे बुक्स होंगे, नहीं है तो खरीद भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी है। इतना हो जाएगा तो फिर आपको जो मन करे आप करते रहिएगा। तो ये नाम सब याद रहना चाहिए बस। तो देखिए जैसे सामान्य भूतकाल, यहाँ पे भी था सामान्य, सामान्य वर्तमान, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल। देखिए संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वाला यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, संदिग्ध वर्तमान था, यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल और एक पूर्ण भूतकाल। तो इसको और खोटा शब्द बनाने के लिए आप क्या लिखिएगा, संदिग्ध, भूत को भूत ना लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, बीतल पहर, संदिग्ध बीतल पहर। उसके बाद अपूर्ण बीतल पहर, ऐसे ऐसे करके लिखना है, पूर्ण बीतल पहर लिखिएगा, आसन भूत को भी लिखिएगा आसन बीतल पहर, ऐसे नाम लिखना है। तो ये 6 नाम है। अब 6 का हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि मतलब क्या होता है, फिर आपको याद भी हो जाएगा। अब जैसे सामान्य भूतकाल, तो सामान्य भूतकाल जैसे सामान्य वर्तमान काल था वैसे ही सामान्य भूतकाल है कि जोन क्रिया से, मतलब जिस क्रिया से बीतल पहर है, मतलब जो पहर बीत गया है, जो समय बीत गया है, बीतल पहर है, सामान्य रूप से सिरायल कर बोध हवे है। सिरायल मतलब खत्म होना, काम का खत्म होना, मतलब कंप्लीट, काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से आपका काम के खत्म होने का बोध हो जाता है उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहा है, यहां पे भी देखिए गलत है, यूज हो गया है, ये वाला है यूज हो गया। जैसे राम आयल, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोला, राम आयल मतलब राम आया है, राम आया मतलब वो आ चुका है, ठीक है, राम आया। मोहन गेल मतलब मोहन गया। और क्या है, सोहन किताब पढ़ल, सोहन ने किताब पढ़ी, सोहन जो है किताब पढ़ चुका है। अब देखिए ये चुका शब्द भी गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा यहाँ पे, वैसा नहीं। सोहन किताब पढ़ल मतलब सोहन किताब पढ़ी मतलब अभी जस्ट वो खत्म किया है, ये भूतकाल हो गया, तो मतलब सामान्य भूतकाल। अब हो गया आसन्न भूत, आसन को भी लिख लीजिएगा आसन बीतल पहर। क्रिया जोन रूप से ई पता चला है, क्रिया के जिस रूप से ई पता चले मतलब ये पता चलता है कि काम एखने सिराइल है, मतलब काम जो है अभी ही खत्म हुआ है, मतलब अभी जस्ट खत्म हुआ है। जैसे राम किताब पढ़ल है, राम ने किताब पढ़ी है, तो राम ने क्या है, किताब पढ़ी है, तो किताब पढ़ल है, तुमने किताब पढ़ी है। ये दोनों थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही आपको लगेगा, तो आपको उतना ज़्यादा ग्रामेटिकल में घुसना नहीं है, आप बस ये डेफिनेशन याद करिएगा और रट लीजिएगा। अब आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, जो कंप्लीटली खत्म हो गया है, क्रिया के जोन रूप से, क्रिया के जिस रूप से ई पता चले है, ये पता चलता है कि काम ढेर पहले सिरायल है, काम जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ढेर मतलब बहुत, ढेर मतलब बहुत हुआ, पहले मतलब पहले, सिरायल मतलब खत्म हो गया है, वो पूर्ण भूतकाल कहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे
राम रांची गेल रहे, मतलब राम रांची गया था, तो गया था तो मतलब गया होगा, एक दो दिन पहले ही गया होगा, तो ये बहुत पहले ही खत्म हो गया ये काम। मोहन किताब पढ़ल रहे, मोहन ने किताब पढ़ी थी। सोहन भात खायल रहे, भात मतलब चावल, सोहन जो है वो भात खाया होगा, मतलब भात खाया था। गीता गीत गावल रही, गीता जो है गीत गाई थी, ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल में रखे हैं। संदिग्ध में क्या होगा, डाउट होगा, और अपूर्ण में क्या होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे पूर्ण भूतकाल, जैसे क्रिया के जोन रूप से, क्रिया के जिस रूप से, अच्छा ये तो हो गया। संदिग्ध भूतकाल देखिए, जोन क्रिया से बीतल पहर, जिस क्रिया से बीता हुआ पहर में काम हवेक, मतलब काम होने का शक हवे है, मतलब शक हो रहा है, उस संदिग्ध भूतकाल का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे, तो जैसे राम भात खायल हवेत, मतलब राम भात खाया होगा, तो राम ने भात खाया होगा, ये चीज हो गया। सीता किताब पढ़ल हवे, मतलब सीता ने किताब पढ़ी होगी। तो गेल हवे, मतलब तो तुम गया होगा। तो इसी टाइप का एक चीज यहां पे भी आपका था, देखिए वर्तमान में भी था, चल चलित वर्तमान था ना, तो ये आपका अपूर्ण वाला ये चल चलित ही है और कुछ नहीं है। तो यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको कि चल चलित, भूत के लिए हम लोग क्या लिखे, बीतल, काल के लिए पहर, चल चलित बीतल पहर। या फिर यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान भी लिख सकते हैं। शब्द को जैसा चाहे आप यूज कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अपूर्ण भूतकाल जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे जोन क्रिया रूप से ई पता चले, क्रिया के जिस रूप से या फिर जिस क्रिया के रूप से ये पता चलता है कि बीतल पहर काम तो शुरू है, मतलब बीता हुआ पहर में काम तो शुरू हो गया है, लेकिन मगुर, देखिए एक और नया शब्द लेकिन, लेकिन के लिए आता है मगुर, ये वाला मगुर, ये सब मगुर सिरायल, मतलब खत्म कर बोध ना है, खत्म का बोध नहीं होता है, काम तो शुरू हुआ है लेकिन का मतलब होता है मगुर खत्म नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। एकर में सहायक क्रिया रहल हल लागे, मतलब सहायक क्रिया ये लगे रहल हल, जैसे कि राम पढ़ रहल हल, राम जो है पढ़ रहा था, राम जो है पढ़ रहा था, अभी तक वो पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं है। हम पढ़ रहल हली, हम तो मतलब इसमें क्या होगा, मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ रहल हले, देखिए ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, तो ये वाला तो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़, ये वाला, ये दो स्पेलिंग एरर है, देख लीजिएगा इसको। हेतु हेतु मद बीतल पहर, मतलब भूत, इसमें क्या होगा कि ये भी आप लोग हिंदी में ये भी पढ़े होंगे कि एकर में दो काम एक क्रिया रहे, मतलब दो काम का जिक्र होगा, दो काम का क्रिया रहता है, वही लिखा है एकर में दो काम एक क्रिया रहा है, इसमें दो काम का क्रिया रहता है, एक काम कर और दूसर परिणाम कर, जिसमें से एक पोर्शन जो होता है वो काम का होता है और दूसरा पोर्शन जो होगा वो किसका होगा, परिणाम का होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, एक काम करे, एक काम का और दूसरा वाला परिणाम का क्रिया रहता है। पहले के क्रियाएं, पहले वाले क्रिया में देखिए, पहले क्रिया मतलब पहले क्रिया का, मतलब फर्स्ट वाला जो क्रिया है उसका, पहले क्रिया का फल दूसर क्रिया पर पड़े है, पहले क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, दूसरे क्रिया पर पड़ रहा है। और क्रिया जो जहां पे भी हम लोग ये क्रिया लिखा गया है इसको ये लिखिएगा क्रिया, लेकिन शब्द जो है आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन को खोठा में मगुर लिखते हैं, मगुर। धीरे धीरे आप ये सब सीख जाएंगे। चलिए अब देखिए, एक मतलब यहां पे क्या हुआ कि
इसमें दो काम का क्रिया होता है। पहला वाला जो क्रिया होता है उसका फल दूसरे क्रिया पर पड़ता है। एकर में भूतकालिक क्रिया रहे, और कौन सा क्रिया रहता है? भूतकाल का क्रिया रहता है। एकरे हेतु हेतु मद भूतकाल कहल जाए, मतलब इसी को क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ये चीज यहाँ पे बताया। देखिए ये चीज आपको हेतु हेतु मद जो दिख रहा है ना, ये आपका भविष्य में भी, भविष्य काल में भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आवेग पहर में भी ये चीज पढ़ना है, इसका एक सब टाइप्स में। तो इसलिए यहाँ पे ये अलग से यहाँ पे लिख दिया गया है कि एकर में भूतकालिक क्रिया रहे। तो भूतकाल वाले में जो पढ़ रहे हैं वो भूतकाल का क्रिया रहेगा, और भविष्य काल में जो हेतु हेतु मद होगा उसमें भविष्य काल का क्रिया रहेगा, इसलिए वो लिखा हुआ है। जैसे राम पढ़तल, मतलब राम पढ़ता, पढ़तल मतलब पढ़ता, तो जरूरे पास हेतल, राम अगर पढ़ता तो जरूर पास होता, मतलब राम फेल कर गया। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि राम अगर पढ़ता तो वो जरूर पास होता। तो एक क्रिया का फल, मतलब राम के पढ़ने का फल उसके पास होने पर पड़ रहा है। तो राम पढ़तल तो जरूरे पास हेतल, मतलब राम पढ़ लेता तो जरूर पास होता। इसके बाद बारिश को खोरठा में बरखा बोलते हैं, बरखा। तो बरखा हेतल तो खेती जरूर हेतल। बरखा रानी कितना पानी, खेले होंगे बचपन में, तो यही सब है। बरखा हेतल मतलब पानी अगर गिरता, बरसात अगर होती तो खेती जरूर हेतल, मतलब खेती जरूर होता, अवश्य ही होता। इस तो को ऐसे ना लिख करके आप सिंपल तो भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा सही। ठीक है, कोशिश करिएगा ये लिखने का। हिंदी भाषी है, हम लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं, पढ़े लिखे भी हिंदी से है, इसलिए ये ज्यादा यूज हो जाता है। कोशिश करना है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, 10 टेस्ट दीजिएगा तो आपका सब अच्छा हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सिविलियंस के चैनल में आप देखिएगा प्लेलिस्ट एक बना होगा मैराथन क्लासेस का, उसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब पेपर नंबर 3, पॉलिटी पबेट मतलब पेपर नंबर 4, साइंस एंड टेक मतलब पेपर नंबर 6, ये 3 क्लास का मास्टर वीडियो पड़ा हुआ है। मास्टर वीडियो मतलब कैसा कि अगर साइंस एंड टेक का बात करें तो साइंस टेक का जो सिलेबस है वो टोटल आपका 5 हिस्सा में टूटा है, तो 5 पार्ट में टूटा हुआ है। तो सभी सेक्शन के लिए एक एक वीडियो है। जैसे एग्रीकल्चर वाला सेक्शन के लिए एक वीडियो है, उसमें पूरा एग्रीकल्चर खत्म है। फिजिक्स वाला एक सेक्शन है तो पूरा का पूरा फिजिक्स उसमें कवर है। उसके बाद इसी तरह से लास्ट वाला जो वातावरण वाला जो पोर्शन है उसका भी एक ही वीडियो में आप पूरा का पूरा कवर आपका कर दिया गया है। जीव विज्ञान वाला है उसको पूरा जीव विज्ञान के एक ही वीडियो में पूरा कवर किया गया है। तो इस तरह से साइंस एंड टेक का 5 वीडियो होगा। पॉलिटी एंड पबेट का, पॉलिटी प्लस पबेट, इसका आपका 2 वीडियो है, एक वीडियो पॉलिटी का है और एक वीडियो पबेट का है। लगभग 7 या 11 घंटे का है, ऐसा देख लीजिएगा उसको। इसी तरह से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का भी है, और अब बहुत जल्द उसमें इकोनॉमिक्स का भी वीडियो जो है वो ऐड होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप तैयारी कर सकते हैं। ये हुआ मैराथन क्लास का। इससे पहले हम लोग चैप्टर वाइज मतलब एक एक टॉपिक वाइज भी वीडियो कवर किए हुए हैं, आप उसको भी देख के तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का खोटा में लगभग 10 वीडियो आएगा, 10 वीडियो में आपका पूरा तैयारी हो जाएगा खोटा का। आपको लग रहा है कि नहीं लेट होगा, तो इससे पहले हम आपको 11th जेपीएससी के समय पढ़ाए थे, आप उसको भी देख के पढ़ सकते हैं, या फिर डोली मैम जो है वो आपका पढ़ाई हुई है खोटा, वो भी पढ़ाई है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और पेशेंस है तो आप रुकिए, यहाँ से भी आप कर लीजिए, जैसा करना है आप तैयारी कर लीजिए। सिविलियंस में आपको जेपीएससी के रिगार्डिंग सभी प्रकार के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जा रही है और आगे भी प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। तो आप अगर चाहेंगे तैयारी करना तो आप कर सकते हैं। और हम लोग एक प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज अभी जल्द ही लाने वाले हैं, जिसमें 100 टेस्ट रहेगा पूरा का पूरा सिलेबस को। अच्छा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे, अभी हम लोग इस पर कंसंट्रेशन करते हैं। अब हेतु हेतु मद भूतकाल ये कवर हो गया। अब आप देखिए इधर भविष्यत काल, कुछ छूटा तो नहीं, सामान्य पढ़ लिए, आसन, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण,
दो, दो चार, दो छः, छो भेद कंप्लीट। तो अब हम लोग भविष्य काल में, मतलब आवेक पहर, आवेक पहर, ये सब शब्द नहीं लिखना है, आप ऐसा शब्द लिखेंगे ये वाला आवेक पहर। इसका चार भेद है, सामान्य भविष्यत, चलचलत भविष्यत मतलब अपूर्ण वाला, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो यहाँ पे भविष्य काल या भविष्यत काल आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आवेक पहर, ये शब्द नहीं यूज करना है, ये सब नहीं, आवेक पहर। तो सामान्य भविष्यत में क्या होगा, जोन क्रिया रूप से ई पता चले है, देखिए ये क्रिया भी नहीं चलेगा, आपको ये वाला क्रिया लिखना है। पीपीटी बनाते समय दिक्कत ये हो रहा है ना कि खोटा लिख नहीं पा रहा है, बस यही दिक्कत है, तो कहीं कहीं इस तरह से गड़बड़ हो जा रहा है। तो जोन क्रिया रूप से ई पता चले कि काम आवेक पहरे हवेत, क्रिया के जिस क्रिया के रूप से ये पता चलता है कि काम जो है आने वाले समय में आवेक पहर में होगा, आने के समय में होगा, उस सामान्य भविष्यत काल कहा है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल रांची जाएंगे, जैसे हम कल रांची जाएंगे, तो हम लोग का तो आदत ही है मैं को हम बोलने का, यही दिक्कत है। ये हम को हम लोग क्या लिखें, मैं कल रांची जाऊंगा, तो ये हो गया। तो एक कहिया रांची जावे, मतलब तुम कब रांची जाओगे। एक थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक कहिया रांची जावे, तुम कब रांची जाओगे, ये इस तरह का हो गया सामान्य भविष्य। अब हम लोग नेक्स्ट, आज हम लोग व्याकरण को खत्म कर लेंगे हर हाल में, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक को फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ही छोटा टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। चल चले भविष्यत काल, मतलब भविष्य में स्टार्ट होगा और भविष्य में और आगे भी चलता रहेगा, जैसे कोई योजना होता है वो, उस टाइप से। कि जोन क्रिया रूप से, मतलब जिस क्रिया के रूप से ई पता चले है, मतलब ये पता चलता है, ई को हिंदी में ये बोलेंगे, ये पता चले है मतलब चलता है कि भविष्य काल में, मतलब आवेक पहर में, भविष्य काल मत लिखिएगा, कि आवेक पहरे, आवेक पहरे आने वाले समय में क्रिया चलते रहत, मतलब काम जो है वो चलता रहेगा, वो चल चलित भविष्यत काल कहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल चलित भविष्यत काल कहते हैं, या फिर कहाइत मतलब कहलाता है। और भविष्यत नहीं लिखना है, आवेक पहर लिखना है, आवेक पहर। जब आप बार बार लिखेंगे ना चीजों को, तो ये सब चीज अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक पीडीएफ लेने और फिर क्लास अटेंड करना, दोनों में काफी अंतर है। पीडीएफ में थोड़ा बहुत मिस्टेक इस तरह से कहीं कहीं रह जाता है जो पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो चीज़ क्लास में क्लियर हो जाता है। इसलिए कहीं पे भी आप क्लास कर रहे होंगे तो क्लास जरूर अटेंड करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ मिल गया आप उसी को पढ़ते रहिए, उससे ठीक है। आप अगर पहले से जान रहे हैं तब आपके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर नए हैं तो आपको क्लास करनी चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे वह चलता रहेगा, जैसे वो चलता रहेगा मतलब चलता रहेगा, वो चलते चलते रहत, राम काम करता रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, राम काम करते रहत, मतलब यहाँ पहले हिंदी लिख दिया है, उसके बाद उसको खोठा में, जैसे कि वह चलता रहेगा, ये हिंदी है, इसको अगर खोठा में लिखना है तो क्या होगा, वो चलते रहत, मतलब वो चलता रहेगा, राम काम करता रहेगा, इसका अगर खोठा लिखे तो क्या होगा, राम काम करते रहत, राम काम करता ही रहेगा। तो पहले हिंदी लिख के आप डैश दे सकते हैं, या फिर जरूरत नहीं है, आप सिर्फ खोठा लिखे, खोठा लिखे कोमा कोमा करके, और लास्ट में
आदि को क्या लिखते हैं, हेन तेन, कल पढ़े थे। अगर ये वाला है, ये तो सबका एग्जाम्पल है, ये तो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, तो इसको तो भूलना नहीं है, हेन तेन सब जगह लिखना है। संभाव्य भविष्य काल, जोन क्रिया रूप से ई पता चले है, मतलब क्रिया के जिस रूप से या फिर जिस क्रिया के रूप से ई पता चले है, ये पता चलता है कि आवेक पहरे काम हैवे पारक संभावना है, आने वाले पहर में काम होने का संभावना है, तो उस संभाव्य आवेक पहर कहा है। भविष्य काल नहीं लिखना, आवेक पहर लिखना है। संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे काल उ आवे पारे, जैसे कि काल उ आवे पारे, काल मतलब कल, उ मतलब वह, आवे मतलब आ, पारे मतलब सकता है, कल वह आ सकता है। उसके बाद क्या है, जखन हम जाऊंगा, मतलब जब हम जाएंगे, तखन तोय सुतले रहने रहने रहबे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जैसे नहीं होता है, किसी किसी का आदत होता है 10 बजे तक सोने का, 9 बजे तक सोने का। मान के चलिए कि आपका सोने का आदत जो है वो 10 बजे तक है, हम 9 बजे आपका घर आना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि हम जब आएंगे तब हो सकता है तुम सोया रहेगा, ठीक है। तो ये एक उसी को लिखा है कि हम जखन हम जाऊँ, जब हम जाएंगे, तखन तो तब तुम सोए रहोगे, सोए सुतल रहबे, सोए रहोगे, यही है। हिंदी वाला नहीं लिखना है, ये आपके लिए हम लोग लिख के रख दिए। हेतु हेतु मद भविष्यत, तो भविष्यत नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आवेक पहर। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो रकम क्रिया रहे हैं, जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे भूतकाल में कि दो रकम क्रिया रहे हैं, एक का फल दूसरा पर पड़ा है, तो एक का फल दूसरा पर पड़ेगा, सेम वही रहेगा। लेकिन वो भूतकाल का था, इसलिए हम लोग लिखे थे क्रिया जो है वो भूतकाल का होगा। यहाँ पे ये भविष्य काल का, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिया जो है वो भविष्य काल का होगा, ठीक है। कहाँ भाग गया, एकर में दो रकम क्रिया रहा है, इसमें दो तरह का क्रिया रहता है, एक काम कर, एक तो है वो काम का, और दूसर परिणाम कर, और दूसरा क्रिया किसका रहता है, परिणाम का, तो दूसर कर क्रिया रहे, हो गया। पहले क्रिया मतलब पहले के क्रिया का फल फल दूसर क्रिया पर पड़ा है, दूसरे वाले क्रिया पर पड़ता है, एकर में भविष्य कालिक क्रिया रहा है, इसमें भविष्य काल का क्रिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम पढ़तक तो जरूर पास होता, मतलब राम पढ़ेगा तो जरूर पास करेगा। यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा है कि अगर राम पढ़ेगा, राम पढ़तक तो जरूरे पास है तक, तो जरूर पास करेगा। बरखा है तक मतलब पानी गिरेगा, मतलब वर्षा होगी, तो खेती ना मरत, मतलब खेती नहीं मरेगी, मतलब अच्छा खेती होगा, खेती नहीं मरेगी, होगी। तो ये आपका काल इस तरह से कवर है। काल में लगभग हमको लग रहा है 400 शब्द हो गया है, इतना आपको याद करना है, ना लिखना है, कुछ नहीं करना है। आप एग्जाम्पल ये सब अच्छे से लिख दीजिएगा, जो कोर डेफिनेशन है उस वो 3-4 लिख दीजिएगा, बस हो गया। अब देखिए क्रिया, मतलब पूरे पीपीटी में अगर बात करें तो सबसे छोटा जो हम लोग, मतलब सबसे कम जो लिखे हैं वो क्रिया के लिए लिखे हैं। मतलब क्वेश्चन आ गया मान के चलिए कि क्रिया केकरा कहल जाए, क्रिया के रूप के बताओ, तो हमारे पास कम कंटेंट है, लेकिन जो जितना दिख रहा है ना कंटेंट, ये आपका 150 शब्द का है, आप देख लीजिएगा काउंट करके, ये 150 शब्द का हम लोग का है क्रिया। तो इतना लिखना भी पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता है। तो आपको ज़्यादा नहीं ऐसा लग रहा है पहला अपीयरेंस में कि हाँ ये कम शब्द, लेकिन आप गिनने जाएंगे तो ये 150 है। अब क्रिया, क्रिया को देखिए, जोन शब्द से, जिस शब्द से कोनो काम है, मतलब किसी काम के होने का या फिर करे काम के करने का बोध होता है, हवे है मतलब होता है, वो क्रिया कहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। जैसे वो खा ही, मतलब वह खाता है, खाना क्या हुआ, एक काम हो। राम जाए रहा है, राम जो है जा रहा है, मतलब राम जा रहा है, जाना भी क्या हुआ, एक काम हुआ। हिया खा जा क्रिया है, तो ये दोनों ही सेंटेंस में अगर देखें तो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक में खा रहा है,
तो खा ये वाला एक क्रिया हो गया। राम जा रहा है, जाना मतलब वो जा रहा है, जाना ये भी एक क्रिया है। तो हिया मतलब यहाँ पर खाना और जाना क्या है, क्रिया है। क्रिया का दो तरह का होता है। वाक्य में मतलब वाक्य में मुख्य रूप से देखिए, अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो मुख्य, लेकिन अगर खोट्ठा में लिखेंगे तो मुख्य 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 रूप से क्रिया दो रकम के पावल जाए, मतलब दो रकम का होता है, दो तरह का होता है, या फिर क्रिया के दो गो भेद हवे है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक का नाम है मूल क्रिया मतलब मेन वर्ब, और एक है सहायक क्रिया। आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में भी मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, और हिंदी में पढ़े होंगे मूल क्रिया सहायक क्रिया। तो वही चीज खोटा में भी है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे यही सब सेंटेंस जो अभी हम लोग पढ़े, इसमें अगर देखेंगे तो ये खा क्या हो गया, ये हो गया मूल हो गया, मेन काम तो ये खाना है, और ये जो हिक जो लगा है ये है सहायक। अभी इसको भी पढ़ना देखिए, ऊपर अच्छा लिखा भी ऊपरेक वाक्य मतलब ऊपर के वाक्य में खा हिक, तो ये खा रहा है में खा जो है मूल क्रिया है, तो हिक जो है वो सहायक क्रिया है। तो हिक जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है। अब एक है धातु। धातु किसको कहते हैं, क्रिया मूल रूप के धातु कहल जाए। क्रिया का भी मूल रूप होता है, मतलब जो दिख रहा है वैसा नहीं है, इसका जो मूल रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अभी एग्जाम्पल में समझ में आएगा। एकरे में प्रत्यय जोड़ के, इसी में प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके बाद में जुड़ करके एक दूसरा शब्द क्रिएट करता है। प्रत्यय के बारे में भी पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय भी हमारे सिलेबस में, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो प्रत्यय जोड़ के क्रिया फरक फरक रूप बनवल जाए। तो मूल क्रिया मतलब कि ये जो धातु है, मतलब जो छोटा सा जो क्रिया है, उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ करके उसको क्रिया का अलग अलग रूप बनाया जाता है। मतलब उसको पास्ट टेंस बनाया जा सकता है, उसको फ्यूचर टेंस बनाया जा सकता है, उसको प्रेजेंट टेंस बनाया जा सकता है। जैसे खाइत, खाइल, खालक ईटीसी। यहाँ पे जैसे किसे, खा से, खा ये क्रिया है, इसी में प्रत्यय क्या लगा, देखिए खाइत बनाएगा, मतलब ईत जब प्रत्यय लगा तो खाइत बना मतलब खाएगा। खाइल मतलब खाया, खालक मतलब खाया। तो अलग अलग प्रत्यय लग करके अलग अलग रूप जो है वो बना। जैसे खाए बगर करेंगे, खा मतलब खाएगा, खाइत मतलब खाता है, ये प्रेजेंट बन गया, ये फ्यूचर बन गया। खाइल पास्ट बन गया। तो वही चीज बोल रहे हैं कि क्रिया के मूल रूप के धातु कहा जाए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और उसमें प्रत्यय को जोड़ करके हम लोग उसका अलग अलग रूप को बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या है, मूल क्रिया भाषा में, मूल क्रिया जो है वो भाषा में रूढ़ शब्द नियर है। रूढ़ शब्द मतलब यही धातु की तरह, रूढ़ मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, लेकिन हाँ उसमें कुछ प्रत्यय जोड़ेंगे तब उसका मतलब निकलेगा। जैसे खा लिखा है, तो खा का मतलब यहाँ इतना पता चल रहा है खाने का बात हो रहा है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा कि कब, अभी या फिर बाद में या फिर पहले। जैसे पढ़, लिख, खा, जा, आ। जैसे कि पढ़, पता है कि पढ़ने का बात हो रहा है, लिखने का चल रहा है, खाने का बात किया जा रहा है, जा मतलब जाने का बात किया जा रहा है, आ मतलब आने का, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। मूल धातु ये सब है, मूल धातु। और एकर से मूल क्रिया का रूप जाने खातिर, और इसमें क्रिया का अगर रूप जानना है तो मूल रूप जानने के लिए क्या करना होगा, एक प्रत्यय जोड़ल जा है, मतलब एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, कोई में एक एक वेक प्रत्यय जोड़ल जाए। ये लाइन नहीं लिखिएगा, आप बस इसको यहां तक जोड़ल जाए यहां तक लिखिएगा, हो गया, ये नहीं लिखना है। जैसे पढ़,
हम ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि कोई में एक वेक, अच्छा कोमा नहीं दिया था तो ये समझ नहीं आया। देखिए जैसे कि कोई में मतलब किसी में एक, तो किसी में वेक परते जोड़ल जाए, मतलब कहीं वेक एक भी लिख सकते हैं और कहीं वेक भी लिख सकते हैं। जैसे पढ़ जोड़ एक तो क्या हो जाएगा पढ़ेक, लिख जोड़ एक तो क्या हो जाएगा लिखेक। ये जोड़ शब्द यहाँ छूटा हुआ है। जा प्लस एक जाएक, आ प्लस वेक आवेक, तो ये हो गया आपका। इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। सहायक क्रिया, आप बताएं सहायक क्रिया क्या है? मूल क्रिया के मदद करे खातिर, मतलब मूल क्रिया को सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए जोन क्रिया लगवल जाए, जिस क्रिया को लगाया जाता है वो सहायक क्रिया कहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे ये प्राय सेंटेंस में कैसा देखा जाता है? प्राय तो लिख दिया प्राय, हे के रूप में दिखेगा, ही दिखेगा, हो दिखेगा, हिक दिखेगा, तो ये सभी है सहायक क्रिया। जैसन उपरेक वाक्य देखवल गेल है, उपरेक वाक्य देखवल गेल है मतलब क्या? जैसे यहाँ देखिए राम जाय रहल है, यहाँ देखिए हिक है, तो ये सभी हुआ। तो इस तरह से क्रिया भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण देखिए एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा जेपीएससी में? तो ये 6th जेपीएससी में आया हुआ है, 7th जेपीएससी में आया हुआ है, जेपीएससी बैकलॉग में आया हुआ है, मतलब जेपीएससी का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो विशेषण आपको पता है कि ये देखिए जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और एक चीज सिलेबस में क्या हम लोग हमेशा देखते हैं, देखिए आपको बोले थे ना एक चीज कि जेपीएससी जो है सिलेबस में जो टॉपिक आपका लिखा हुआ है वही टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है। यहाँ देखिए उपसर्ग और प्रत्यय ये सिलेबस में है, इसी से क्वेश्चन बनाया है। विशेषण लिखा हुआ है सिलेबस में तो इसी से क्वेश्चन बनाया है, तो ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज़ बाकी सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पब्लिक, जो सब्जेक्ट है सब में आप देखिएगा यही पैटर्न फॉलो होता है। और जेपीएससी को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि इस बार आप बैठेंगे इसलिए जेपीएससी आपके लिए कोई अलग से क्वेश्चन फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप आश्वस्त रह के तैयारी करिए। विशेषण के माने बता के ओकर भेद उखराव, तो विशेषण का मतलब बताकर उसका भेद को उखरावा मतलब बताइए। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या फिर सर्वनाम का गुण दोष ये सब बताता है, मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसी को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए सर्वनाम ये वाला चलेगा, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम कर गुण बतवैया, गुण बतवैया, बतवैया ऐसे लिखाएगा बतवैया, गुण बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे करिया घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा है। घोड़ा कैसा है? करिया है, काले रंग का है, तो काला रंग क्या हुआ? उसका गुण हुआ घोड़े का। तो करिया जो शब्द है वो क्या होगा? विशेषण। तो ये इसको लिखा है यहाँ करिया शब्द विशेषण लागे, यहाँ पे जो करिया शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और घोड़ा विशेष्य, और घोड़ा क्या है? विशेष्य, मतलब जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य कहलाता है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वही संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जोन शब्द विशेषण कर विशेषता बतवा है। आप देखिए एक नया चीज, जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे ओकरा प्रविशेषण कहल जाए, जो विशेषण का भी विशेषता बतला जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रविशेषण। जैसे वो बड़ी तेज कूद है, तो यहाँ पे तेज जो है वो क्या है? विशेषण है कि तेज कूदता है, लेकिन तेज के साथ आ गया बड़ी, मतलब बहुत तेज कूदता है। जैसे वह कूदता है, मतलब वो कूदता है तो ये सिंपल हो, लेकिन वह तेज कूदता है तो कूदने का विशेषता बता रहे, वो कैसा कूद रहा है? तेज कूद रहा है। लेकिन अब उसमें भी बहुत लगा दिए, बड़ी लगा दिए, तो बहुत तेज कूदता है। तो किसका कूदने का पहले विशेषता बताया? तेज। अब तेज का भी विशेषता बता रहा है क्या? बड़ी, मतलब बहुत। तो यहाँ पे बड़ी जो है वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। विशेषण कर प्रकार, विशेषण का कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है? गुणबोधक, गिनती सूचक,
नाप जोख बोधक और सार्वनामिक, ये 4 प्रकार के हैं। तो गुण बोधक क्या है? जोन शब्द सर, जोन शब्द से, जिस शब्द से गुण दोष जैसे रंग रूप दशा अवस्था आकार प्रकार कर बोध हवे है, वो गुण बोधक विशेषण है, उसको गुण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फूल रंग बता रहा है, गोल चेहरा मतलब डिजाइन बता रहा है, बूढ़ा आदमी बूढ़ा अवस्था बता रहा है, हिया यहाँ पे जो है हिया मतलब यहाँ, लाल गोल बूढ़ा, ये क्या है? विशेषण है। अब अगला आता है गिनती सूचक मतलब संख्या बोधक, जो लिखना है आपको, गिनती बोधक संख्या बोधक गिनती सूचक जो लिखना है लिखिए। संज्ञाक गणती बतवैया शब्द के, संज्ञा का गिनती मतलब संख्या बताने वाले शब्द को गिनती सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गो घोड़ा, घोड़ा कितना है? 4 है, तो 4 गो। 6 गो छगरी, छगरी मतलब बकरी, बकरी कितना है? 6 गो, तो वो क्या हो गया आपका? गिनती बोधक विशेषण। नापजोख बोधक मतलब जिससे नाप तोल का पता चलता हो, तो जोन शब्द से नाप जोख पता चला है, चल है, ये लिखिएगा, चलू है ऐसा नहीं, चल है, वो नाप जोख बोधक विशेषण है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नाप जोख बोधक विशेषण। जैसे 4 सेर चावल, चावल मतलब क्या हुआ? चावल, 4 मतलब क्या हुआ? 4 शेर, शेर पाव, ये सब तो हिंदी में भी यूज होता है। 10 हाथ साड़ी, साड़ी कितना? 10 हाथ, तो ये नाप करके बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो शब्द है वो आपका नाप जोख बोधक विशेषण का प्रकार में आता है। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। तो जब देखिए, जखन सर्वनाम कोनो संज्ञा के पहले जुटे है, मतलब जब देखिए संज्ञा के बदले हम लोग सर्वनाम का यूज करते आए हैं, लेकिन अगर मान के चलिए कि संज्ञा के पहले उसका सर्वनाम का उपयोग हो जाए, तो उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जखन सर्वनाम कोनो संज्ञा के पहले, मतलब जब सर्वनाम जो है किसी संज्ञा के, संज्ञा का मतलब होता है संज्ञा के, संज्ञा के पहले जुटा है, मतलब जुटता है, जुटा है का मतलब हुआ जुटता है, जुटता है, तो उस सार्वनामिक विशेषण है जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे हामर घार, तो ये घार क्या हुआ? घर, ये है संज्ञा। हामर क्या हुआ? ये हुआ सर्वनाम, मतलब मेरा घर। तो अगर किसी संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का उपयोग हो रहा है, तो वो सर्वनाम क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसन देश वैसन भेष, जैसा देश वैसा भेष, ये क्या है? इसको मत लिखिएगा। हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये आया था 7 मार्क्स में 11th जेपीएससी में। देखा उपसर्ग और प्रत्यय में की अंतर है, तो क्या अंतर है? दोनों का जो डेफिनेशन है वही उसका अंतर है, इसमें तो कोई अलग से कुछ है नहीं। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वो हिंदी में पढ़े हैं वो तो पढ़े ही होंगे। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद जुड़ता है, तो उसका डेफिनेशन ही उसका अंतर है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए। उपसर्ग, उपसर्ग एगो खेचा शब्द, उपसर्ग क्या है? एक कच्चा शब्द है, मतलब इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा शब्द नहीं है, उस शब्द को पकड़िएगा तो उसका कोई खास मतलब नहीं बनेगा। तो वही लिखा है एक खेचा शब्द है, मतलब छोटा शब्द, मतलब ये इनकम्प्लीट शब्द है। जे कोनो शब्द कर शुरू में जोड़ के नवा शब्द बनवल जाए, जिसको किसी शब्द के शुरू में मतलब स्टार्टिंग में जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। जैसे बिन और एक खाइल, खाइल एक शब्द है, ये बिन जो है ये क्या है? उपसर्ग है। बिन का मतलब कुछ होगा नहीं, कोई मतलब अच्छा ये स्पष्ट मीनिंग नहीं होगा, लेकिन ये बिन अगर खाइल के पहले आ गया तो बिन खाइल बन गया, मतलब बिना खाया हुआ। यहाँ बिन जो है वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। आप प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय एगो खेचा शब्द है। प्रत्यय भी सेम उसी तरह से एक इनकम्प्लीट वर्ड है,
जे कोनो शब्द कर, जो किसी शब्द के आखिरी में मतलब लास्ट में जोड़ के, मतलब जोड़ करके, आखिरी के जगह अच्छा होगा आगू, आगू बाटे जोड़ के, मतलब आगे जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि बूढ़ा जोड़ आरी, तो बूढ़ा एक शब्द हुआ, अब यहाँ पे आरी प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया बुढ़ारी, ये अवस्था को बता रहा है। छब्बा जोड़ वहीन, ये भी प्रत्यय है, छब्बीन हो गया। यहाँ आरी और वहीन क्या है, प्रत्यय है। और भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, उपसर्ग जैसे बिन, हर, अध, हेठ, पैत और भर, इसका शब्द बनाया, जैसे कि बिन खाइल हो गया, बिन से बना बिन खाइल, पर ये उपसर्ग के रूप में। बिन बिहाइल, बिन बिहाइल मतलब अविवाहित। हर से हो गया हर साल या फिर हर बार। अध, अध से अध पाकल मतलब आधा पका हुआ, अध कचरा, वो भी वही होता है। हेठ, हेठ गढ़ा या फिर हेठ टोला, हेठ मतलब निचला, नीचे देखने वाला को हेठ गढ़ा बोलते हैं। जैसे कोई क्लियर इस तरह से देखता है तो स्ट्रेट देख रहा है, ऐसे देखने वाले को देखने नीचे देखता है तो उसको हेठ गढ़ा। फिर आता है पैत बच्छर, पैत दिन, तो इस तरह से एग्जाम्पल है। आप बस एग्जाम्पल वहां पे लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे भी है, यहाँ प्रत्यय वाला है, प्रत्यय और प्रत्यय से जो शब्द बना है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक जो कि है कारक, इसको पढ़ने के साथ हम लोग का खोटा व्याकरण खत्म हो जाएगा। मतलब 21 मार्क्स का क्लास आपका लगभग मान के चलिए 2 से सवा घंटा में आपका क्लियर है। एक क्लास इससे पहले भी हुआ था और ये आज का लास्ट क्लास है व्याकरण वाला। तो कारक के बारे में है, हाँ, ये आपका देखिए 10 मार्क्स में आया है। इसी तरह से मान के चलिए काल अगर पूछते 10 मार्क्स के लिए तो फिर उसका भेद का के लिए आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर 7 मार्क्स के लिए बोला जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। खोटा कारक के माने बताओ, खोटा कारक का मतलब बताइए, आर ओकर भेद पटतेर देके उखड़ा हो, और उसका जो भेद है उसको एग्जाम्पल दे करके बताना है। तो ये आपका पूरा का पूरा 10 नंबर का, ये जो बोर्ड में दिख रहा है ये 10 नंबर का है, कंटेंट उठा के लिख देना है। व्याकरणे वाक्य में, मतलब व्याकरण में वाक्य में आयल संज्ञा, आने वाले संज्ञा या सर्वनाम कर संगे, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया, मतलब क्रिया का नारजोर, नारजोर मतलब संबंध, बतवैया, बतवैया मतलब बताने वाला, बतवैया मतलब बताने वाला। तो आपका क्या क्या है, किसी सेंटेंस में संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, और क्या है, किसी वाक्य में क्या रहता है, क्रिया रहता है, क्रिया। तो इन दोनों का संबंध क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जो इन दोनों मतलब क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध जो बताएगा या फिर जो बताने वाला शब्द होगा उसी को हम लोग कारक कहते हैं। देखिए फिर से एक बार पढ़िए, व्याकरण में आपको ये वाला नहीं अच्छा लग रहा तो मत लिखिए इसको, वाक्य, वाक्य में या फिर वाक्य में को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाक्य मतलब वाक्य में आइल संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम, कर मतलब का, संगे मतलब के साथ, क्रिया मतलब क्रिया का, नारजोर मतलब संबंध, बतवैया मतलब बताने वाला शब्द को कारक कहा जाता है। जैसे राम कुकुर के पैना से मारल, कुकुर मतलब होता है कुत्ता, पैना मतलब होता है छड़ी। तो राम कुकुर के पैना से मारल, मारल मतलब मारा, राम जो है कुत्ता को मारा, किससे मारा, छड़ी से। तो यहां पे देखिए ये संज्ञा हुआ, किसको मारा, कुकुर को मारा, ये कर्म हो गया,
उसके बाद मारा मतलब ये क्रिया हो गया। तो राम और ये कुकुर और क्रिया को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये सब पैना से, तो यही है कारक। तो वही लिखा है यहाँ, राम कर्ता, कुकुर जो है मतलब कुत्ता जो है वो कर्म है, पैना उसको अभी भूल जाइए, मारल क्रिया है। संबंध कौन बता रहा है, पैना से, तो यही पैना जो है वो आपका कारक है। कारक में भी कौन सा प्रकार का कारक है, करण प्रकार का कारक। 8 प्रकार है, 8वां एक प्रकार है करण, तो ये प्रकार वाला कारक का उपयोग हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे लिख दी। कारक का भेद कितना है, 8 भेद होता है। नाम याद रखना है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हिंदी में भी यही चीज है, सेम टू सेम। तो कर्म क्या है, कर्ता क्या है, कर्ता पहले ये कर्ता होना चाहिए। कर्ता का डेफिनेशन, कर्ता कौन है, जो कार्य को कर रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कर्ता को छोड़ दिया गया है। कर्ता का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्रिया जे कर है, क्रिया जे मतलब क्रिया मतलब काम, काम जो कर रहा है, क्रिया जे कर है, उ कर्ता कहा है। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये वाला लिख दीजिएगा और इसमें बता दीजिएगा राम जो है वो क्या है, करता है। यहाँ पे काम जो है वो क्या है, काम है मारना। किससे मारना, छड़ी से मारना। कर कौन रहा है, राम कर रहा है, तो राम जो है वो करता होगा। तो क्रिया जे कोई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, कोई काम कर है, ऐसा लिख लीजिएगा। क्रिया जो कोई काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। जैसे राम कुकुर के पैना से मारल, तो यहाँ पे राम जो है कर्ता हो जाएगा। यहाँ पे एक ही चीज दोबारा लिख दिया गया कि क्रिया जे, छोड़िए सबसे लास्ट हम लोग कर्ता का डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। ऐसे सिंपल समझ लीजिए, कर्ता क्या है कि जो कार्य को करता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्म, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहा है। और इसका पहचान चिन्ह क्या है, के है। जैसे किसको मारा, यहाँ पे देखिए, यही एग्जाम्पल ले लीजिएगा, राम कुकुर के पैना से मारल, तो किसको मारा, किस पर मार पड़ रहा है, कुत्ता पर, तो कुकुर के। वही लिखा है यहाँ पे, इसका पहचान चिन्ह जो है वो क्या है, के है। तो कुत्ता के साथ के लगा हुआ है, किसको मारा गया, कुत्ता को मारा गया, तो ये क्या हो गया, कर्म। करण क्या होता है, क्रिया करे साधन के, मतलब काम को करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, साधन को क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है, करण कहल जाए। एकर पहचान चिन्ह से है, एकर में लगाव के बोध हवे है। अब ये लगाव का बोध आपको समझ में आएगा थोड़ा बाद में, आपादान संपादान जब पढ़ेंगे उस समय। तो अभी आप इतना करिए कि इससे पहचान चिन्ह, इसका पहचान चिन्ह क्या है, से है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, राम कुकुर के पैना से मारल, राम जो है कुत्ता को किससे मारा, पैना से, ठीक है। तो यह इंस्ट्रूमेंट क्या है, पैना, और से, पहचान चिन्ह क्या है इसका, से है, और साधन क्या है, पैना है। तो ये क्या हो गया आपका, करण। तो करण हो गया। संप्रदान, जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जाए, जिस संज्ञा के लिए काम किया जाता है, क्रिया किया जाता है, वो संप्रदान कहा है। और एकर पहचान चिन्ह ले खातिर है। इसका पहचान चिन्ह जो है या तो ले होगा या तो खातिर होगा। अब इसको यहाँ पे देखिए, टेबल है संप्रदान,
जैसे राम के लिए काम होता है, मान के चलिए राम खातिर, या फिर राम ले, राम ले, ऐसे करके लिखेंगे। राम के लिए, राम के लिए अगर हो रहा है काम, और हमारे लिए अगर होगा तो हमर खातिर, तोर खातिर, ओकर खातिर, इस तरह से चलता है। आपादान, संज्ञा से संज्ञा के फर्क हवे, मतलब एक संज्ञा से दूसरा संज्ञा का बिछड़ने के लिए, मतलब अलगाव का अगर बोध होता है, फर्क हवे क्रिया के आपादान कहल जाए, उसको क्या कहते हैं, आपादान। और इसका पहचान चिन्ह क्या होता है, से होता है। और एकर में अलगाव के बोध हवे है, इसमें अलगाव का बोध होता है। करण में, अब देखिए, करण में अलगाव का बोध नहीं होता, करण में क्या होता है, लगाव का बोध होता है। करण का चिन्ह क्या था, से था, पैना से, तो पैना से, तो जो छड़ी है उसको पकड़ करके ही मारा होगा, तो उसको पकड़ना मतलब उसका एक लगाव का बोध होता है। जबकि यहाँ पे अगर आपादान में बात करेंगे तो दोनों के अलग होने का बात होगा। और ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि इसका भी पहचान चिन्ह से है और करण का भी पहचान चिन्ह क्या है, से है। इसलिए एक लाइन लिख दिया गया कि यहाँ पे करण में लगाव का बोध होता है, जबकि आपादान में अलगाव का बोध होता है। जैसे आपादान में राम से अलग, हमर से, तोर से, ओकर से, इस तरह से चलता है। अब नेक्स्ट है संबंध। संज्ञा से संज्ञा के नारजोर, मतलब एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी को हम लोग संबंध बोधक कारक संबंध बोलते हैं, सिंपल से। इसका पहचान चिन्ह क्या है, क है, एक है, कर है, र है, इस तरह से। क और एक संज्ञा संगे जुट है और र सर्वनाम संगे। ये जो क और एक जो देख रहे हैं ये आपका जुड़ता है संज्ञा के साथ, लेकिन र जो है वो किसके साथ जुड़ता है, सर्वनाम के साथ। जैसे रामिक, ये रामिक, इसमें एक जुटा, तो राम क्या है, संज्ञा, संज्ञा के साथ क्या जुट रहा है, एक जुट रहा है। सर्वनाम के साथ क्या जुटता है, हम, तो हम से, हम में क्या जुटा, रो, तोय में क्या जुटा, रो, तो क्या बनेगा, तोर, और फिर ओकर, सब में रो जुटा है। अब आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब वो प्लेस को बताता है, जोन जगह पर या समय में, जिस जगह पे या फिर जिस समय में क्रिया हवे है, मतलब क्रिया मतलब क्या, काम, कार्य हो रहा है, वो अधिकरण कहा है, उसको क्या कहते हैं, अधिकरण। और इसका पहचान चिन्ह क्या होता है, ये वाला, ए या फिर ये, जो संज्ञा संग जुटे हुए, ये शब्द किसके साथ जुड़ता है, संज्ञा के साथ। अकारांत संज्ञा संगे ए, एकार रूपे, और बाकी संज्ञा ए जुटा है। आपको ये वाला याद रखने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए अधिकरण में, जैसे घर में तो घारे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संबोधन। संज्ञा के संबोधन करे, दो बार लिखा गया हाँ, एक ही चीज, संज्ञा के संबोधन करे के संबोधन कारक कहल जाए। तो संज्ञा का संबोधन करने वाले कारक को संबोधन कारक कहते हैं। एकर पहचान चिन्ह है, इसका पहचान चिन्ह क्या है, अरे, अगे, ये भी चलेगा, है। तो हम लोग जैसे हिंदी में पढ़े थे वही सब पहचान चिन्ह यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर यूज क्या करेंगे, हे का, तो हे लिखा हुआ है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और संबोधन का लास्ट का जो चिन्ह है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है, ये वाला, ये लगता है, वो लगवल जा है। तो इस तरह से ये वाला खत्म हो गया। कर्ता क्या कहेंगे, जे क्रिया के कर है, जे क्रिया के कर्ता कहा है, जो क्रिया को करता है उसी को कर्ता कहते हैं, बस सिंपल सा। तो इस तरह से हम लोग का खोटा व्याकरण जो है वो खत्म हो गया।
ये लगभग 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो बना हुआ है, और इसके पहले जो क्लास था वो 1 घंटा का था लगभग। तो टोटल आपका हो गया सवा दो घंटा में आपका व्याकरण खत्म 21 मार्क्स के लिए। तो आपको 21 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले एक सूचना है कि हम लोग अब जेपीएससी के लिए प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज और मेंस का टेस्ट सीरीज इस प्रकार से डिजाइन है कि आपको ना तो प्लानिंग करना है, ना ही आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, ना ही आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको बस तैयारी करना है, आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट का एनालिसिस हम लोग करके आपको देंगे। आपको फिर वो चीज़ देखना है, जहाँ पे कमी है उसको सुधारना है, फिर नेक्स्ट टेस्ट का तैयारी करना है, फिर नेक्स्ट टेस्ट देना है। यही करना है, बार बार रिपीट करना है, आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको ना सोचना है ना समझना है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।